दोस्तों गुड मॉर्निंग। आप लोग का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। आइए आज हम जानेंगे यूपी टेट का संस्कृत। आज जो सेट है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। यह 100 क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है। पेपर का आप समय ज़्यादा बचा नहीं है, 3 से 4 दिन बाद पेपर है, तो आप लोग रिवीजन के तौर पर तेज़ी से थोड़ा रिवीजन करिए, क्योंकि रिवीजन और प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। पेपर अगर पास होना है तो रिवीजन और प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम देखेंगे संस्कृत के 100 क्वेश्चन। यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे, जो परीक्षा में बार बार हर साल पूछे जाते हैं, ठीक ना। तो आइए हम लोग प्रश्न नंबर 1 पर आते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है, अकुह विसर्जनिया नाम ... रिक्त स्थान की पूर्ति करें। कह रहा है अकुह विसर्जनिया नाम कंठ होता है, ठीक ना, मतलब जो कंठ से बोले जाते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कंठ। तो देखिए ये सूत्र है, संस्कृत व्याकरण का ये सूत्र है, अकुह विसर्जनिया नाम कंठ। अर्थात इसके अनुसार, इस सूत्र के अनुसार आ क वर्ग, ठीक ना, और ह वर्ग और विसर्ग का उच्चारण किससे होता है? कंठ से होता है। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है? अ से जो होता है अ, ठीक ना, आ हो जाएगा, और कु से मतलब क वर्ग, ह से ह, ये अलग क वर्ग, ठीक ना, और विसर्जनिया का मतलब होता है विसर्ग, ठीक ना। इस सब का जो उच्चारण होता है कंठ से होता है। अ का, आ का और क वर्ग का और ह जो है और विसर्ग, इसका उच्चारण जो होता है कंठ से होता है, इसलिए अकुह विसर्जनिया नाम कंठ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ईचु यसा नाम का उच्चारण स्थान क्या है? कह रहा है ईचु यसा नाम तालु। क्या होता है? ईचु यसा नाम तालु, ठीक ना। तो इसका जो ये सूत्र है, संस्कृत व्याकरण का ये सूत्र है, तो ई वाला शब्द ई और बड़ी, और चू का मतलब होता है च वर्ग, और य और बड़ा स, इसका जो उच्चारण स्थान होता है तालु से होता है, इसलिए इसको शॉर्ट काट का ये सूत्र है ईचु यसा नाम तालु, ठीक ना। तो तालु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, याद कर लीजिएगा, अकुह विसर्जनिया नाम कंठ ईचु यसा नाम तालु। 100%, यहाँ से ये क्वेश्चन 100%, 3-4 सूत्र जो है यहाँ से 100%, बल्कि हम 101% कहेंगे कि पेपर में आएगा ही आएगा। प्रश्न नंबर 3 है, रिटूर साड़ाम का उच्चारण स्थान क्या है? रिटू साड़ाम का उच्चारण स्थान क्या है? तो देखिए ऋतु सड़ाम मूर्धा, क्या बोला जाता है? ऋतु सड़ाम मूर्धा, मतलब मूर्धा से जो बोला जाता है उसका जो सूत्र है ऋतु सड़ाम मूर्धा। देखिए री का मतलब री को बोला जाता है, ठीक ना, और उसके बाद ट वर्ग, फिर उसके बाद र, फिर मूर्धन्य स, ठीक ना। इसका जो उच्चारण स्थान होता है वह मूर्धा होता है, ठीक ना, इसीलिए ऋतु सड़ाम मूर्धा। अकुह विसर्जनिया नाम कंठ, इसीलिए बार बार याद करा रहा हूँ, अकुह विसर्जनिया नाम कंठ। दूसरा है ईचु यसा नाम तालु। तीसरा है ऋटुर साड़ाम मूर्धा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
इसका सही जवाब क्या होगा? मूर्धन। प्रश्न नंबर 4 है, लिरितुल सा नाम डॉट डॉट का उच्चारण स्थान क्या होगा? देखिए, लिरितुल सा नाम दांता, इसका जो होता है लिरितुल सा नाम दंता, लिरितुल सा नाम दंता। ऐसे भी एक सूत्र होता है, इसको और बोल सकते हैं, लिरितुल साना दंता। क्या बोलेंगे? लिरितु साना दंता। तो देखिए, लिरि मतलब लिरि, ठीक ना, और त वर्ग और स और ये ल है ना, ल, इसका जो उच्चारण स्थान होता है वो दंत होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दंता, ठीक ना? क्यों भाई? याद करिए, लिरितुल सा नाम दंता, ठीक ना? अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 5 है, उपधमानियामा करा उपधमानियानाम डॉट डॉट स्थान का। क्योंकि थोड़ा सा संस्कृत जो है ना, शब्द जो होते हैं बहुत टेढ़े होते हैं, ये ध्यान रहे। पढ़ के बताइए क्या लिखा हुआ है। क्योंकि सुपर 100 सीरीज में हम आप लोगों को एक कंटेंट दे रहे हैं जो परीक्षा में अच्छे खासे पूछी जाती है। देखिए, मेरी संस्कृत पढ़ाने के लिए तो सब कुछ पढ़ा दूंगा, लेकिन थोड़ा संस्कृत वीकनेस है, इस वजह से थोड़ा सा टेढ़ा वर्ड होता है इसमें, ठीक ना? तो अब जो गलती हो रही है उसको आप लोग माफ़ करिए, मैं सुधार करके ही बता रहा हूँ। देखिए, उपधमानियानाम का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो देखिए, इसको बोला जाता है उपधमानियानाम ओष्ठो। क्या बोला जाता है? उपधमानियानाम ओष्ठो। तो इसका जो है ओष्ठ से बोला जाएगा, उ मतलब उ छोटा उ और बड़ा उ, और पु का मतलब प वर्ग, ठीक ना? और जो है इसका जो उच्चारण स्थान होता है किससे होता है? ओष्ठ से होता है। बस इसका यही है, उप यही है ही है। उ का मतलब छोटा उ बड़ा उ, और पु का मतलब प वर्ग, ठीक ना? अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 6 है, य म ल ड़ न पंचमाक्षर का उच्चारण स्थान क्या है? तो देखिए, पंचमाक्षर जो होता है मतलब प्रत्येक वर्ग का लास्ट वाला वर्ड, ठीक ना, वह क्या होता है? पंचमाक्षर कहलाता है। तो देखिए, इसका जो उच्चारण स्थान होगा नासिक नासिक से होता है, ठीक ना? किससे होता है? नासिक से, ठीक, मतलब नाक से, वही नासिका, नासिक का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ए दैतो का उच्चारण स्थान क्या है? ए दैतो। तो देखिए, ए दैतो का उच्चारण स्थान जो होगा वह कंठ होगा, कंठोस में हो जाएगा, ठीक ना? कंठोस मतलब कंठ और ओठ, सॉरी ए दैतो है ना, ए और अय का उच्चारण स्थान कंठ और तालु से होता है ना। ए अय बोल के देखिए, थोड़ा बोल के देखिए, ए अय, ए अय, ए अय, कंठ और तालु आ रहा है तो कंठ तालु हो जाएगा, ठीक ना? सॉरी,
ए दैतो का मतलब कंठ तालु, ठीक ना। अगला देखेंगे, ओ दैतो का उच्चारण स्थान क्या है। ओ दैतो, ओ जो होता है ओ होता है और औ होता है, इसका जो उच्चारण स्थान होता है कंठ और ओष्ठ से बोला जाता है तो कंठोष्ठ हो जाएगा, ठीक ना। ओ बोल के देखिए, ओ ओठ आ भी रहा है और कंठ। अगला क्वेश्चन, व कारस्य व वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। तो देखिए व बोल के देखिए, व दंत दंत से भी आ रहा है और ओष्ठ से, ऊपरी दांतों और निचले ओठ की स्पर्श से हो रहा है, ठीक ना। ओ ओ ओ, जीभ देखिए, ओ व ऊपर दांत और नीचे वाला ओठ, व तो ये हो जाएगा दंतोष्ठ, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महर्षि पाणिनि के अनुसार प्रत्याहारों की कुल संख्या कितनी है। तो देखिए जो प्रत्याहार है कुल कितने हैं, माहेश्वर सूत्र के आधार पर तो कुल 42 है। कितने हैं, कुल 42 सूत्र है। माहेश्वर सूत्र के आधार पर कुल संख्या प्रत्याहार की 42 होती है, ध्यान रहे। कुछ विद्वानों का मानना है कि 44 भी होती है, ठीक ना। र और यम को जोड़ करके 44 भी बताते हैं, लेकिन प्रमाणिक रूप से उत्तर कितना रहेगा, 42 ही रहेगा, ये ध्यान रहे। अगला क्वेश्चन, माहेश्वर सूत्रों शिव सूत्रों की कुल संख्या कितनी है। 10, 12, 14, 16। देखिए माहेश्वर सूत्र जो होते हैं कुल सूत्रों की संख्या कितनी होती है, 14 होती है। कितनी होती है, 14 होती है, ठीक ना। इसी सूत्र से व्याकरण में अष्टाध्यायी की रचना हुई है। भगवान शिव की डमरू से निकलने वाले 14 सूत्र जो थे उससे माहेश्वर सूत्र कहा गया, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं। व्यंजन, स्वर, केवल दीर्घ स्वर, स्वर और व्यंजन दोनों। तो देखिए अच जब रहेगा तो वह जो आ जाएगा सभी स्वर आ जाएंगे। अगर हल रहेगा तो सभी व्यंजन आते हैं, ठीक ना। 9 स्वर आ जाएंगे इसमें, संस्कृत में 9 स्वर होते हैं तो 9 स्वर आ जाएंगे, ठीक ना। हल प्रत्याहार में क्या आते हैं, समस्त स्वर, समस्त व्यंजन, अयोग व केवल अंतस्थ स्वर। तो देखिए जो हल प्रत्याहार होता है उसमें सभी व्यंजन आते हैं, ठीक ना। जो 33 व्यंजन होते हैं सभी आते हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अल प्रत्याहार का क्या अर्थ है। केवल स्वर, केवल व्यंजन, संपूर्ण वर्णमाला, स्वर प्लस व्यंजन, अंतस्थ वर्ण। तो देखिए जब अल आ जाएगा, अल मतलब आल प्रत्याहार, तो उसमें संपूर्ण वर्णमाला आ जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, यड़ प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण कौन से है। यड़ व, यड़ से ही पता चला यड़ व, ठीक ना। जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं वह यड़ प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सल प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं। स स स ह, सल के अंतर्गत स स ह, ठीक ना, जो ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। प्रश्न नंबर अगला, संस्कृत व्याकरण में स्वारा, ठीक ना, स्वरा मतलब स्वर कितने प्रकार के होते हैं। संस्कृत व्याकरण में स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन से, हस स्वर, जिसमें 1 मात्रा होती है, दीर्घ स्वर जिसमें 2 मात्रा होती है, और प्लुत स्वर जिसमें 3 मात्रा होती है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
निम्नलिखित में से कौन सा स्वर हर्ष स्वर नहीं है? हर्ष स्वर जो होता है सब छोटा वाला होता है, ठीक ना। कह रहा है हर्ष स्वर नहीं है, ये भी है, ये भी है। जो ओ है यह हर्ष स्वर नहीं है, ठीक ना। ये दो स्वरों के मिलने से बना है, संयुक्त अक्षर स्वर हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बाह्य प्रयत्नों की कुल संख्या कितनी होती है? तो देखिए जो बाह्य प्रयत्न पूछ रहा है, तो देखिए बाह्य प्रयत्नों की कुल संख्या 11 होती है। कितनी होती है? 11 होती है, ठीक ना। प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं, एक अभ्यंतर प्रयत्न और एक बाह्य प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न में क्या कौन कौन होता है? और बाह्य प्रयत्न, जो अभ्यंतर प्रयत्न होते हैं वो 5 होते हैं, और बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं? 11 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? विवार, समविवार, सॉरी विवार और समवार, संवार है, ठीक ना, ध्यान रहे। विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदांत, अनुदांत, त्वरित, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के। अभ्यंतर कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? तो देखिए जो 5 प्रकार के होते हैं, अस्पृष्ट, स्तपृष्ट, द्विवृत्त, विवृत और संवृत, ठीक ना। कुल 5 होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वर्ग के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण तथा यड़ व क्या कहलाते हैं? कह रहा है प्रथम, द्वितीय और तृतीय, 1, 3, 5, 1, 3 और 5 क्या कहलाते हैं? अल्पप्राण की, महाप्राण की, घोष की, अघोष। अल्पप्राण क्या कहलाएंगे? अल्पप्राण, क्योंकि ओ आता है ना पहले। अब पहला नंबर ए है और से ऐसे याद कर लेना, तो अल्पप्राण, ठीक ना। अगला देखेंगे। वर्ग की द्वितीय, चतुर्थ वर्ण तथा सल ह क्या कहलाते हैं? तो ये जो कहलाते हैं दूसरा और चौथा, महाप्राण। क्या कहलाते हैं? महाप्राण। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? वृद्धि रेचि, वृद्धियस्य और वृद्धि राधायच अलोन्तान पूर्तः। तो कौन हो जाएगा? वृद्धि संज्ञा में इसका जो सूत्र होता है वृद्धि राधायच, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब हम लोग, देखिए वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते हुए चलिए। गुण संज्ञा वाले सूत्र कौन सा है? आद गुण, अदेड़ गुण, इको गुण, वृद्धि, संयोग। तो देखिए जो गुण संज्ञा होती है उसमें अदेड़ गुण, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे। दो वर्णों में अत्यधिक पास आने की स्थिति और निकटता को क्या कहते हैं? संयोग, संहिता, पद्म और संप्रसारणम। क्या बोलते हैं? संप्रसारणम, ठीक ना, सॉरी संप्रसारणम, ठीक ना। तो इसका क्या सही हो जाएगा? संहिता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो दो वर्ण अत्यधिक पास आएंगे तो उसको संहिता बोलते हैं। अगला देखेंगे संधि क्वेश्चन।
इको यड़ची किस संधि का सूत्र है? ई को यड़ची, तो यह है ना, यहाँ से याद कर लीजिएगा, यड़ मतलब यड़ संधि, ठीक है ना। ई उ ली के बाद कोई असमान स्वर आए तो उस इक के स्थान पर वह क्या हो जाता है? यड़ हो जाता है, ठीक ना, इसीलिए यड़ संधि कहलाता है। अगला क्वेश्चन, इत्यादि इति प्लस आदि में कौन सी संधि है? तो देखिए क्या है? यड़ संधि। कौन सी संधि है? यड़ संधि है, ठीक ना। यड़ संधि इसलिए है क्योंकि ई के बाद असमान स्वर आया है, तो ई का क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, उपेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? उपधन इंद्र, उपेंद्र हो जाएगा, ठीक ना। तो ये विसर्ग संधि हो जाएगी। ये जो है गुण संधि है। कौन सी संधि है? गुण संधि है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, देवर्षि में कौन सी संधि है? देवर्षि अयादि, कौन सी संधि है? अयादि होगी नहीं। देवधन ऋषि और ही मिलकर के और बना रहे हैं, तो इसलिए गुण संधि होगी। अगला क्वेश्चन, तथैव का संधि विच्छेद क्या होगा? तथा धन एव तथैव, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ए करे, ये होगा, सही तो लगा, तथा धन एव, ठीक ना, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पावका का संधि विच्छेद क्या होगा? पौधन अक, पावका, ठीक ना, यह अयादि संधि है। अगला क्वेश्चन, नैन में कौन सी संधि है? यह है तो अयादि संधि। प्रश्न नंबर 33 है, अरे वो में कौन सी संधि है? तो देखिए पूर्व रूप संधि। कौन सी है? पूर्व रूप संधि है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, प्रेजते प्र प्लस एजते में कौन सी संधि है? तो पर रूप संधि। कौन सी है? पर रूप संधि है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, सचित सत प्लस चित में कौन सी संधि है? तो ये जो है श्रुचुत्व संधि है, ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे, तो टीका तत प्लस टीका किस सूत्र का उदाहरण है? किसका है? शटूना स्टू, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जगदीश जगत प्लस इक में कौन सी संधि है? बताइए। तो ये जो है जसत्व। कौन सी संधि है? जसत्व। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मोनुस्वार सूत्र किसका विधान करता है? तो जो है म के स्थान पर आने वाले अनुस्वार, ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वागिस का संधि विच्छेद क्या होगा? तो वाक धन इस वागिस, ठीक है ना। यह जो संधि कौन सी है? जसत्व व्यंजन संधि है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, मनोरथ ये कौन सी संधि है? मनोरथ में मन धन रथ,
तो ये जो हो जाएगा विसर्ग संधि। कौन सी? विसर्ग। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नमस्ते में नमस्ते का सही संधि विच्छेद क्या होगा? नमः दन्ते, नमस्ते विसर्ग संधि है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 42 नंबर। देखिए वीडियो अच्छी लग रही है चैनल को आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कबीरिस, कभी प्लस इस में कौन सी विसर्ग संधि है? तो उत्व, रत्व, सत्व, विसर्ग लोप। तो देखिए रत्व कौन संधि है? रत्व संधि है। यदि विसर्ग से पहले अ या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो, ठीक ना, तो और बाद में कोई स्वर या घोष वर्ण आए तो विसर्ग का जो र हो जाता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, बालकः प्लस गच्छति का संधि विच्छेद क्या होगा? बालको गच्छन्ति, गच्छति, बालको गच्छति हो जाएगा, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर अगला है, हरि रम में संधि होने का क्या रूप बनता है? तो देखिए हरि रम हो जाएगा, ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा प्रकृति भाव संधि संधि न होना का उदाहरण है? गणे अमु हरि अतव विष्णु इमव, उपरोक्त सभी। किसी में संधि का प्राकृतिक भाव नहीं है तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो देखिए समास का जो होता है संक्षेप, मतलब संक्षिप्तीकरण। अगला क्वेश्चन, प्रायेण पूर्व पद प्रधान में कौन सा समास है? तो देखिए यह जो है जो पूर्व पद प्रधान होगा तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए प्रश्न नंबर 48 है, उपकुल में कौन सा समास है? तो देखिए उप जो है उपसर्ग है तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। यथाशक्ति में कौन सा समास विग्रह क्या होगा इसका? शक्ति अन क्रिमय शक्त्या सदृश्यम संति प्रति यथा च शक्ति। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा शक्ति अन अनतिक्रम, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रायेण उत्तर प्रधान कौन सा समास होगा? तो देखिए प्रायेण उत्तर प्रधानम में जो उत्तर पद प्रधान होता है उसको क्या बोलते हैं? तत्पुरुष समास, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, राजपुरुष का समास विग्रह क्या होगा? राजा का राजपुरुष, राजपुरुष मतलब राजः पुरुष, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे, चौर भमय में कौन सा समास है? तो चौर भमय मतलब जिसमें संख्यावाचक आता है तो वह कौन सा हो जाएगा? इसमें देखिए चोर से डर की बात है, चौर भमय है ना, चोर भमय नहीं है। तो चोर से डर, चौर भमय मतलब चोर से डर मतलब भय, जहाँ पर भय आता है वह पंचमी तत्पुरुष समास होता है, तो यह हो जाएगा पंचमी तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कृष्ण श्रित का समास विग्रह क्या होगा? तो देखिए इसका जो हो जाएगा कृष्ण श्रित, कृष्ण श्रित। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विशेषण और विशेष का समास कौन सा कहलाता है? तो कर्मधारय समास कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्मधारय समास, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, नीलोत्पलम में कौन सा समास है? तो ये जो है कर्मधारय समास है। नीला जो है कमल, तो ये कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय समास, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
संख्या पूर्व रिक्त स्थान भरे। तो देखिए संख्या जब आएगी तो वह हो जाएगा द्विगु समास, ठीक ना। तो द्विगु समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, त्रिभुवनम का समास विग्रह क्या होगा? त्रयाण भुवनाम समाहार। तो ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा, 3 भुवनों का समूह। अगला क्वेश्चन, नदी भवाचक शब्दों के साथ संख्यावाचक शब्द आने पर कौन सा समास होता है? जैसे पचगणम। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास होता है। कौन सा? अव्ययी भाव समास। अगला क्वेश्चन, प्रायेण उभय पद प्रधानम। तो देखिए हमेशा जो दोनों पद प्रधान होते हैं तो वह क्या होता है? द्वंद्व समास होता है, ठीक ना, ये ध्यान रहे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पितरौ में कौन सा समास है? तो देखिए पितरौ में एक से कौन सा है? एक सेद द्वंद्व है, ठीक ना, एक सेद द्वंद्व समास है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला है, हरिहरौ का समास विग्रह क्या होगा? हरि च हर च। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, प्रायेण अन्य पद प्रधान में कौन सा समास होगा? मतलब जिसका तीसरा पद प्रधान हो तो बहुब्रीहि समास होता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पीताम्बर का समास विग्रह क्या होगा? तो देखिए पीतमा अंबर यस्य स। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चक्रपाणी में कौन सा समास है? तो देखिए यहाँ पर तीसरा पद प्रधान हो रहा है। चक्रपाणी मतलब भगवान विष्णु का और संकेत किया जा रहा है, तो यह बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दशानन में कौन सा समास है? जिसके 10 है नयन अर्थात वह रावण। रावण में भी क्या जाएगा? बहुब्रीहि समास होगा, तीसरा पद की बात कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संस्कृत में कुल कितने कारक माने गए हैं? तो देखिए संस्कृत में कुल 6 कारक माने गए, ठीक ना। संस्कृत में कुल 6, कौन कौन से? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, ठीक ना। संबंध और संबोधन को कारक को संस्कृत में नहीं माना गया है, तो ध्यान रहे। वैसे 8 होते हैं, वैसे यहाँ पर संस्कृत में 6 कारक होंगे। प्रतिपदिकार्थ लिंग परिणाम वचन मात्रे कौन सी विभक्ति होती है? तो ये देखिए जो होती है प्रथमा विभक्ति, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, अभित परित समस्या निक्षा हा प्रतियोगस्पि शब्दों के योग से कौन सी विभक्ति होती है? तो ये जो होती है द्वितीय विभक्ति। कौन सी? द्वितीय विभक्ति। अगला क्वेश्चन, ये नाड़ी विकार सूत्र किस विभक्ति का विधान करता है? ये जो ये नाड़ी विकार है जो तृतीय विभक्ति का विकार विधान करता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, सह साकम सार्थ समम 7 शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति है? तो देखिए तृतीय विभक्ति ये भी हो जाएगी, ठीक ना। अगला क्वेश्चन पर आएंगे, नमः स्वाति स्वाहा दोहा अलंग वसड़ो गो गाच सूत्र से कौन सी विभक्ति होती है? तो देखिए कौन सी हो जाएगी बताइए। तो ये जो हो जाएगी चतुर्थ विभक्ति, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रुच्य थाना प्रिय माण सूत्र में कौन सी विभक्ति लगती है?
तो देखिए जो लगती है चतुर्थ विभक्ति, ठीक ना। रुच्य चतुर्थाना मतलब चतुर्थ विभक्ति। अगला क्वेश्चन, ध्रुवम पाए पादानाम किस विभक्ति का आधार सूत्र है? तो देखिए पायदामा 5वां है तो 5वां नंबर। अगला क्वेश्चन, भित्राणार्थ भय हेतु सूत्र का संबंध किस कारक से है? तो अपादान कारक से, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये सब सूत्र याद करने वाला चीज़ है। यत स्व निर्धारम सूत्र किस विभक्ति से संबंधित है? यतस्य निर्धारणम सूत्र जो है षष्ठी और सप्तमी विभक्ति है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखेंगे, कत्वा कत्वा प्रयत्न का प्रयोग किस अर्थ में होता है? तो देखिए कर या करके के अर्थ में होता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 77 देखेंगे। उपसर्ग युक्त धातु के साथ त्वा के स्थान पर कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त होता है? तो ये देखिए जो होता है लेम्प, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है? तो देखिए जो किया जाता है के लिए, निमित्तार्थ के अर्थ में। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गवान या कृतवाचवान में कौन सा प्रत्यय है? तो देखिए तवस्तु प्रत्यय, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, वर्तमान काल की निरंतरता रहे है दिखाने के लिए परस्पैदपदी धातुओं में कौन सा प्रत्यय लगता है? तो देखिए सत्तरी मतलब सत्र, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सेवमान या मुदमान में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त होता है? तो देखिए जो होता है सानच। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देखिए जितना क्वेश्चन हम बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका 15 क्वेश्चन लगभग लगता है, ये समझ लीजिएगा। इस क्लास से सिर्फ 100% तो नहीं कह सकते 15 ही आएगा, ज़्यादा भी आ सकता है, कम भी आ सकता है, क्योंकि कोई चीज़ 100% नहीं होती है। जो बात बोलता हूँ सत्य बोलता हूँ। अगला क्वेश्चन, पठनीय या करणीय में कौन सा प्रत्यय है? देखिए क्यों इसलिए बता रहा हूँ ये बात कि जो इसमें क्वेश्चन इस सेट में लिया गया है ना, एकदम बाहर जाने वाला है ही नहीं, ठीक ना। तो देखिए प्रश्न नंबर 82 है, पठनीय या करणीय में कौन सा प्रत्यय है? तो अनियर, अनियर कौन सा है? अनियर। अगला क्वेश्चन, अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो ये जो है पाणिनि। कौन है अष्टाध्यायी के? पाणिनि। जो इनके अष्टाध्यायी में 8 अध्याय और लगभग 4000 सूत्र है, ठीक ना। संस्कृत व्याकरण के त्रिमुनि में कौन शामिल नहीं है? तो संस्कृत के व्याकरण में त्रिमुनि में कौन शामिल नहीं है? तो कौन है? भर्तृहरि, भर्तृहरि ये नहीं शामिल है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, लघु सिद्धांत कौमुदी में कौन है? तो देखिए ये वरदराजाचार्य है, ठीक ना। नाम भी बहुत अलग अलग टाइप का है, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रही, क्योंकि संस्कृत के टीचर तो है नहीं हम, और सब्जेक्ट पढ़ाने आसान लगती है, थोड़ा संस्कृत टेढ़ा होता है, इसलिए पढ़ाने में मुझे दिक्कत होती ही है। लेकिन क्या करें, पेपर आ गया है तो इसलिए हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं क्वेश्चन। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसी को लाए हैं, ताकि आपका 10-15 क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो जाए, ठीक ना। संस्कृत साहित्य में
किरातार्जुनीयम महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो किरातार्जुनीयम महाकाव्य के रचयिता जो है भारवी है। कौन है? भारवी है। अगला क्वेश्चन, उपमा कालिदास्य के अनुसार महाकवि माघ किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है संति त्रयो गुणा, सभी गुणों की बात कर रहे हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, अभिज्ञान शकुंतलम क्या है? एक नाटक है। क्या है? एक अभिज्ञान शकुंतलम एक नाटक है, कालिदास द्वारा रचित है यह। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ करुण रस का प्रधान नाटक माना जाता है? तो उत्तर रामचरितमानस में करुण रस की बात हुई है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कादंबरी के लेखक कौन है? तो देखिए जो कादंबरी के लेखक है यह बाल भट्ट है। कौन है? बाल भट्ट। अगला क्वेश्चन, पठन कौशल के विकास के लिए सबसे उत्तम विधि कौन सी है? वर्णमाला, वाक्य विधि, सस्वर वाचन विधि, उपयुक्त सभी का क्रमिक योग। तो देखिए इसमें सब है, ठीक ना। संस्कृत शिक्षण में सस्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो देखिए जो संस्कृत शिक्षण में सस्वर वाचन का जो मुख्य उद्देश्य होता है, छात्रों के उच्चारण दोष को दूर करना तथा आत्मविश्वास बढ़ाना, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्याकरण शिक्षण की सबसे प्राचीन और प्रभावी विधि कौन सी मानी जाती है? तो देखिए जो सबसे प्राचीन और प्रभावी विधि है वह आगमन निगमन विधि, ठीक ना। आगमन निगमन विधि है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत संस्कृत को किस स्थान पर रखा जाता है? तो ये जो रखा जाता है वैकल्पिक या शास्त्रीय भाषा के रूप में। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गद्य शिक्षण में काठिन्य निवारण, कठिन शब्दों का अर्थ स्पष्ट करना क्या कहलाता है? पाठ की आत्मा, शिक्षण का सोपान, गद्य शिक्षण की रीढ़ या मुख्य भाग, गृह कार्य का हिस्सा। तो देखिए क्या कहलाता है? यह गद्य शिक्षण की रीढ़ या मुख्य भाग कहलाता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाषाई कौशल का सही मनोवैज्ञानिक क्रम क्या है? तो देखिए जो सही मनोवैज्ञानिक क्रम है सुबोपली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, LSRW, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, निगमन विधि में शिक्षण का सूत्र क्या होता है? तो देखिए जो निगमन में होता है यह नियम से उदाहरण की ओर। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगमन में उदाहरण से नियम की ओर। पद कविता शिक्षण में अन्वय का क्या महत्व है? तो देखिए श्लोक के शब्दों को व्याकरण के अनुसार अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दृश्य श्रव्य साधन का सबसे उत्तम उदाहरण कौन सा है? तो देखिए टेलीविजन और कंप्यूटर है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देख लेंगे, आज का लास्ट है 100 क्वेश्चन। संस्कृत भाषा शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या होता है? तो देखिए निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है छात्रों की सीखने में आने वाली कमियों या गलतियों के कारण को जानना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो टोटल आपका 100 क्वेश्चन हो गए। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।